नमस्कार, महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नई सरकार के गठन की सुगबुगाहट तेज है। सरकार गठन को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है, लेकिन कवायदों के बीच में सवाल खड़े हैं कि क्या नीतीश कुमार ही 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? क्या नीतीश ही बिहार की कमान संभालेंगे या फिर बीजेपी की ओर से कोई नया चेहरा भी आ सकता है? ये सवाल इसलिए कि एनडीए की जीत के बाद जब बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े से नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने दो टूक कहा कि सही समय पर फैसला होगा। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम के नेता भी कह रहे हैं सबकी सहमति से ही मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। इन सबके बीच में जदयू आश्वस्त है कि नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा थे और आगे भी रहेंगे। लेकिन फिर भी यह सवाल उठाया जा रहा कि अगर तय है कि नीतीश ही शपथ लेंगे तो एनडीए के नेता आखिर उतना खुलकर क्यों नहीं बोल रहे? अब इस पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं या फिर आपत्ति हो सकती है कि आखिर सही समय आने का इंतजार करने के लिए क्यों बार बार कहा जा रहा है। इस मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया। तो बिहार में एनडीए ने गर्दा उड़ा दिया। मोदी नीतीश की जोड़ी ने महाविजय का परचम लहरा दिया। बिहार में मिली महाविजय ने कई रिकॉर्ड को तोड़ दिया। लेकिन एनडीए की महाजीत के बाद सवाल खड़े हुए कि क्या नीतीश के सिर ही सत्ता का ताज सजेगा? क्या नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? क्या एक बार फिर बिहार के सिंहासन पर बैठेंगे? क्या नीतीश बिहार में एनडीए की कमान संभालते रहेंगे? यह सवाल इसलिए क्योंकि चुनाव के वक्त आरजेडी और कांग्रेस ने ताल ठोककर कहा था कि चुनाव के बाद बीजेपी नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, नीतीश के सिर सत्ता का ताज नहीं सजाएगी। लेकिन चुनाव में मिली जीत के बाद विरोधियों को जवाब देते हुए जेडीयू दफ्तर के बाहर नीतीश कुमार के पोस्टर लगे, जिनमें लिखा गया नीतीश कुमार का संकल्प है नहीं मानते कोई हार, सुन लो ओ विरोधियों, ये आवाज बुलंद है कि टाइगर अभी जिंदा है, अभी बाकी है दहाड़। यानी सीधा संदेश देने की कोशिश की गई कि मुख्यमंत्री तो नीतीश ही बनेंगे। हालांकि जेडीयू के इस दावे पर सवाल तब खड़े हो गए जब बिहार में मिली प्रचंड जीत के बाद बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े से नीतीश के मुख्यमंत्री बनने पर सवाल हुआ तो सीधा जवाब नहीं मिला। एक सवाल उठ रहा है कि 14 तारीख के बाद क्या होगा, कौन होगा मुख्यमंत्री, क्योंकि विपक्ष पहले से कह रहा था कि नीतीश ही को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। कब तक हम माने कि सभी बातें समय पर होंगे। आज जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उसके जीत में आप हमारे आनंद में आप सभी सम्मिलित हुए। आपके सभी सवालों का जवाब सही समय पे मिलेगा, डोंट वरी। अब सवाल है कि आखिर बीजेपी महासचिव के इस बयान के मायने क्या हैं? आखिर बीजेपी मुख्यमंत्री को लेकर पत्ते क्यों नहीं खुल रही? क्या बिहार में बीजेपी अपना सीएम बनाने की प्लानिंग कर रही है? इन सभी सवालों के बीच बिहार में बीजेपी के एक सहयोगी हिंदुस्तान सेक्युलर मोर्चा की ओर से भी नीतीश के मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर बड़ा बयान आया। नीतीश कुमार सर क्या मुख्यमंत्री बनेंगे, इस पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अभी देखिए सब कुछ तय हो जाएगा, सबके आपसी सहमति से ही तय होगा। और हम समझते हैं कि हमारा कोई व्यक्तिगत राय नहीं है, सभी लोग जीत के आए हैं, जिनका राय बनेगा राय शुमारी होगी। नीतीश को फिर मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर सहयोगी सीधा जवाब नहीं दे रहे, पत्ते खोलने से बच रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी आश्वस्त है कि बिहार की कमान नीतीश के हाथों में ही रहेगी। नीतीश ही मुख्यमंत्री थे, हैं और आगे भी रहेंगे। शपथ नीतीश कुमार ही लेंगे ना 10 तारीख को। इसमें भी कंफ्यूजन है क्या? नीतीश से कुमार चाहिए, दिल की आवाज है बिहार के आम आवाम का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। हमारी समझ से तो माननीय अमित शाह जी ने भी कह दिया, जेपी नड्डा साहब ने भी बोल दिया, सब ने बोल दिया। जेडीयू का दावा है कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन सवाल है कि आखिर बीजेपी और एनडीए के दूसरे दल नीतीश को लेकर पत्ते क्यों नहीं खोल रहे? नीतीश के फिर मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर सीधा जवाब देने से क्यों बच रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बहुत सारे सवालों के बीच में हालांकि बीजेपी या जदयू दोनों की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि यह कोई मुद्दा ही नहीं है, नीतीश ही चेहरा थे, नीतीश ही चेहरा हैं और नीतीश ही चेहरा रहेंगे। लेकिन परिणामों के बाद कई खबरें ऐसी निकल कर आ रही, सोशल मीडिया पर भी इस बात को उठाया जा रहा। विपक्ष खासतौर से कह रहा है कि बीजेपी पर आप भरोसा मत करिए, इतने प्रचंड आंकड़े के बाद वो कभी भी बड़ा बदलाव हो सकती है। लेकिन
अब बदलाव कब होगा, इस पर जरूर सवाल है। उधर जदयू कह रही कि विकल्प कोई नहीं है, नीतीश का सुशासन, नीतीश का चेहरा ही सबके लिए मजबूती का केंद्र बिंदु था और उसी पर हमने चुनाव जीता भी है। अब नीतीश कुमार की पार्टी आश्वस्त है, लेकिन बीजेपी में कुछ नामों को लेकर चर्चा चल रही, ऐसी कयासबाजी भी चल रही। इन तमाम सवालों के बीच में महागठबंधन की तरफ से अब डोरे पहले चुनाव के दौर में भी डाले गए और अब भी तमाम लोगों ने इस बात का जिक्र करना शुरू कर दिया है कि नीतीश को सतर्क रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की खास आदत है वो क्षत्र पार्टियों को अलायंस के बाद खत्म कर देती है और जब उनके पास बड़े भाई की भूमिका है, आंकड़े उनके पक्ष में हैं, तो हो सकता है कि वो दबाव बनाएं। लेकिन दूसरा पहलू जो कि इस वक्त चर्चा किया जा रहा, उस पर लोगों का कहना है कि अब बैलेंस हो गया। बिहार में नीतीश के लिए बैलेंस हो गया और केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के लिए बैलेंस हो गया, क्योंकि पहले जहां सिर्फ केंद्र को जरूरत थी, लेकिन अब वहां नीतीश को भी बीजेपी की जरूरत है। इन तमाम सवालों के बीच में राजनीतिक उठापटक जारी है। महागठबंधन अभी भी उन सारे मुद्दों को उठाकर यह कह रहा है कि हमने जो काम किया वो चुनाव में हमने किया, लेकिन जो हार के कारण है उस पर फिलहाल मंथन तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण यही है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं था। एसआईआर उनके लिए बड़ा मुद्दा था। कांग्रेस अपनी लाइन पर चल रही, आरजेडी के अंदर पारिवारिक फूट भी यहां पर दिखाई देनी शुरू हो गई है। अब इन सवालों के बीच में सबसे बड़ी बात कि शपथ ग्रहण कब होगा, क्या कुछ और चेहरे होंगे। खासतौर से चिराग पासवान की बात करें, जिन्होंने मुलाकात भी की है, चिराग की पार्टी ने भी अच्छी परफॉर्मेंस वहां पर दी और चिराग जब जाकर वहां मुलाकात करते हैं तो उनसे भी सवाल पूछा गया और उनका जवाब यही था कि सब कुछ ऊपर से तय होता है, इसके लिए अभी से मेरा कुछ कहना ठीक नहीं होगा। अनुशासित पार्टी के अलायंस पार्टियां हैं हम, और वहां पर जो ऊपर से तय किया जाएगा उसको हम मानेंगे। डिप्टी सीएम के ऊपर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, बीजेपी के अंदर से भी और साथ में कुछ और घटक दलों के क्या चेहरा बन सकते हैं, क्योंकि नीतीश का मुख्य चेहरा होगा, लेकिन नेतृत्व उनके साथ कौन साझा करेगा, इसको लेकर बार्गेनिंग का या फिर कह सकते हैं कि चर्चेबाजी का दौर जारी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर निहोरा यादव हैं, जदयू के प्रवक्ता, हमारे साथ, बहुत स्वागत है डॉक्टर निहोरा आपका। और मनीष पांडे हैं बीजेपी की तरफ से, फिलहाल बहुत स्वागत है मनीष जी आपका। सबसे पहले मनीष जी, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, भाई ऐसी चर्चा होनी शुरू हो गई है, हालांकि आप दोनों इसे खारिज करेंगे मुझे पता है, लेकिन नीतीश ही चेहरा थे, हैं और रहेंगे, इस लाइन पर ही आप चल रहे हैं। आपके यहां कुछ नए चेहरे बन रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि अब तो सवाल उठता है कि अब यह कोई नहीं कहेगा ना कि सरकार, एनडीए, महागठबंधन, तेजस्वी, राहुल या आपको प्रशांत किशोर, यह सारा विषय तो समाप्त हो गया है। तो विमर्श का विषय तो अब यही बचा है, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कब होगा, किस तारीख को होगा, कौन करेंगे, यह स्वाभाविक है और होना ही चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन देखिए, हमारे यहाँ एनडीए में कभी भी अटल जी के समय से लेकर आज तक एनडीए के हमारे जितने भी घटक दल रहे, उनके बीच में कभी भी किसी भी बात को लेकर तनातनी नहीं हुई है। सब सामूहिक नेतृत्व से, सामूहिक सोच से, सामूहिक विमर्श से हमेशा तय हुआ है। तो इसलिए इसमें कहीं कोई किंतु परंतु का विषय नहीं है। हाँ, मुझे जहाँ तक नीतीश जी की बात है, नीतीश जी हमारे बिहार के सबसे सीनियर, सबसे बड़े, सबसे सम्मानित नेता थे, हैं और रहेंगे, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। बाकी मुझे पता है कि मेरा दायरा क्या है, मैं अभी कुछ भी बोल दूं उसका कोई मतलब नहीं बनता है। केंद्रीय नेतृत्व, हर पार्टियों का जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो बड़े नेता है, इस विषय पर वह क्या तय करते हैं, कब उसकी तिथि तय की जाती है, यह सारा विषय चूंकि उनका है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं किसी बैरियर को तोड़कर कोई बात अपनी रखूं यहाँ। ठीक है डॉक्टर निहोरा, सुन पा रहे आप मुझे? नहीं सुन पा रहा हूं सर। सवाल यही है, मनीष जी का कहना है कि उनके यहाँ अनुशासन बहुत ज्यादा है और वो अपने दायरे में रहकर इतना ही कहेंगे कि कम से कम कोई अब ये तो नहीं कहेगा कि एनडीए की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी और चेहरा कौन होगा। आप लोगों ने नीतीश के नाम पर चुनाव लड़ा और नीतीश के नाम पर आपने चुनाव जीत लिया है, लेकिन अब चर्चाएं बहुत सारी है, गर्दा तोड़ा दिया बिहार की जनता ने, लेकिन अब वहां पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों के लिए ये तय हो जाएगी लकीर कि भाई समय पर आप लोगों को पलटना नहीं है? क्योंकि कई बार इसके उदाहरण हमने भविष्य में, इसके पहले देखे अतीत में, भविष्य में ऐसा ना हो। इसलिए मुझको लगता है नाहक चर्चा इन चीजों पर हो रहा है। अब राजनीति में तो कोई चर्चा नाहक नहीं होती है निहोरा जी, आप भी इतने अनुभवी हैं।
बिल्कुल नाहक चर्चा है। चुनाव के पहले भी, चुनाव के दरमियान भी चर्चाएं इस तरह के कयास सोशल मीडिया पर चल रहे थे। गठबंधन टूट जाएगा तो आरजेडी के साथ चले जाएंगे तो फलान, ये जो कयास से लगाए जा रहे हैं, मैं इसको नाहक मानता हूँ। देखिए, पहली बार बीजेपी से हमारा गठबंधन नहीं है। 2005 से हम सरकार में है गठबंधन से, और बहुत सारे तो यह कह रहे हैं कि बीजेपी के बढ़ गया 4 सीट, ऐसे नीतीश को बनाएंगे। भाई 2020 में तो हमसे बहुत अधिक लोग बीजेपी के लोग थे, तब भी हम नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री जी ने बनाया था। ये बात सारे नेताओं ने, कौन क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं उससे मतलब हम लोग को नहीं रखना चाहिए, लेकिन सारे नेताओं ने, चाहे गृह मंत्री जी हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब हो, या अभी जो बिहार के प्रभारी प्रधान जी का अखबार में हमने देखा है कि इंटरव्यू कि नहीं नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और बाकी मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे होगा, कौन कौन लोग रहेंगे, निर्णय उनको करना है। तो मुझको नहीं लगता है कि कहीं कोई असहमति है और कहीं कोई दिक्कत है। लेकिन अब मीडिया है, आप लोग नहीं चलाइएगा इन चीजों को तो चर्चा का विषय कैसे बनेगा। अब आरजेडी मर चुका है, मरना ही हम मानते हैं। अब वो अभी कह रहा है कि कभी भी बीजेपी धोखा देगा नीतीश कुमार को। अरे भाई, मेरा तो आजमाया हुआ गठबंधन है, नया गठबंधन थोड़े है। 2005 से 96 से बल्कि है, 96 से ही एनडीए गठबंधन में हम लोग हैं, और 96 से लगातार चल रहे हैं। कहीं तो धोखा नहीं मिला हम लोगों को। नहीं, आप लोग दे देते हैं ना धोखा, ये कहा जा रहा है। आरजेडी यही कह रही है कि आप लोग धोखा दे देते हैं ना, बीच बीच में इधर उधर चले जाते हैं, बीजेपी थोड़े न जाती है। आप लोग बीजेपी को, आरजेडी को इतना समझ में आता तो 24-25 पर क्यों सिमट जाता। यही तो समझदारी, यही तो उनका भाषा, यही व्यवहार आरजेडी को धूल में मिला दिया है। क्या बात करते हैं, पलट जाते हैं। जब मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक सभाओं में कहा कि हमसे 2 बार गलती हुई, अब गलती हम नहीं होगा, तो अब इसके बाद भी कोई चर्चा करना मुझको नहीं लगता है कि उचित है। मुख्यमंत्री लेकिन अब आप गलती कर नहीं पाएंगे ना, कहा यह जा रहा है। हालांकि आपने ठीक जवाब दिया कि इसके पहले भी बीजेपी के पास बड़ा आंकड़ा था, लेकिन फिर भी हमने माना कि हमसे गलती हुई। लेकिन क्यों विपक्ष कह रहा, अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ पप्पू यादव जुड़े हुए थे, वो भी बार बार कह रहे हैं कि नीतीश जी मतलब नीतीश जी से प्रेम उनको ज्यादा बढ़ गया है। मेरा सवाल यह है नेहरा साहब कि क्या अब बीजेपी ने यह तय कर दिया कि केंद्र में भी आपकी आंखें आप बार बार जो अगर दिखाने भी चाहें तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि बिहार में सीन बदल गया है? जैसे हम लोगों ने कभी दिखाया ही नहीं, समर्थन जब केंद्र में कर दिया तो कर दिया। देखिए, वैचारिक डेवलपमेंट के मामले में वैचारिक एकता हम लोगों में जी, ठीक है। अलग पार्टी बीजेपी है, हमारी अलग पार्टी है, सिद्धांत उसकी अलग है, हमारे सिद्धांत है, ये अलग है। लेकिन बिहार में विकास के मामले में सैद्धांतिक रूप से हमारी सहमति है और बीजेपी की भी सहमति है। यही कारण रहा कि बिहार में इतने डेवलपमेंट हुए। तो हम, बीजेपी भी बिहार के बारे में सोच रहा है, हम लोग भी बिहार के बारे में सोच रहे हैं कि बिहार और उन्नति करे, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार किया है, ये सारे लोग मानते हैं। तो दोनों का जब मुख्य उद्देश्य ये है कि बिहार प्रगति जाए, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि 2025 से 30 औद्योगिकरण का काल होगा, तो घोषणा मुख्यमंत्री जी ने किया था। और कल के सभा में कार्यालय में जो मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि अब बिहार में निवेश करने का समय आ गया। तो लोगों को विकास
ठीक है, मनीष पांडे इसका जवाब देंगे। भाई न्योरा साहब ने तो सभी सवालों को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि चर्चा ही नाहक है, लेकिन राजनीति में चर्चाएं तो होती हैं और उसमें कई बार महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ जाती हैं, पार्टी स्तर पर भी, उसके अलावा भी। हालांकि आप लोग बड़े अनुशासित पार्टी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और इस चुनाव में आप लोगों ने फिर से वो चीज दिखाई है, दोहराया भी है। सवाल इस बात का है कि क्या सैद्धांतिक मजबूरी है कि हाँ नीतीश को ही आपको बनाना है, बीजेपी के लिए वो जरूरी है? क्योंकि कई जब आकलन हो रहे हैं तो उसमें कहा जा रहा है कि रणनीतियों के बावजूद नीतीश का सुशासन का चेहरा, बिना दाग वाला चेहरा, ये बीजेपी के भी फेवर में गया, और तभी आप लोगों के शीर्ष नेतृत्व बार बार ये कहते दिखाई दिए, सुनाई दिए कि हाँ उनका ही विकल्प रहेगा, हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बीजेपी के भी फेवर में गया और तभी आप लोगों के शीर्ष नेतृत्व की सरकार है, और उस डबल इंजन में जो अपनी क्षमता, अपनी ताकत और जनता में अपना विश्वास दिखाया। मनीष जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? हेलो, हाँ बोले। मैं कह रहा था कि बिहार में जो डबल इंजन की सरकार की जो ताकत रही है, उस ताकत ने जो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के रूप में काम किया है, उसका ही परिणाम है, प्रचंड बहुमत मिला है। और बिहार में देखिए नेतृत्व कोई विषय कभी नहीं रहा। हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं शुरू से, और हमने कहा कि नीतीश जी हमारे नेता थे, हमारे नेता हैं बिहार में, और हमारे नेता रहे। नीतीश जी का सम्मान है, नीतीश जी हम लोगों के अभिभावक हैं। अब जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया भी 2-3 दिनों में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा 2-3 दिनों में वह सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आप लोगों तक सारा विषय आ जाएगा। देखिए सच्चाई तो यह है कि आज चर्चा होनी चाहिए थी कि इतने घंटे हो गए, 24 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन तेजस्वी यादव अभी तक गायब है, लापता है, कहाँ है या किसी को नहीं पता है। कम से कम उनको सामने रखकर जनता के बीच में, कम से कम जनता ने जो उनको अपना समर्थन दिया है उसके प्रति आभार तो प्रकट करते, कम से कम एक फॉर्मेलिटीज, राजनीतिक जो औपचारिकताएं होती है वह तो करते। लेकिन पता नहीं किस सदमे में पड़े हैं, कौन सा शॉकिंग उनको हो गया है कि अभी तक कहीं भी पब्लिक डोमेन में ना तो आए हैं, ना सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में ही जिन जनता ने उन पर भरोसा जताया उनको कम से कम अपना आभार प्रकट कर देते। देखिए कितना दुखद है, जो व्यक्ति तिथि तय कर रहा था मुख्यमंत्री की शपथ का, वह व्यक्ति या उसका पूरा गठबंधन आज कहीं दिख नहीं रहा है। आज उसकी कोई चर्चा नहीं है, आज उसमें कोई मेल मिलाप नहीं है। चर्चा का विषय तो देखिए अतुल जी, ये होना चाहिए, और दुखद है, यह निंदनीय है कि जो यहाँ पर उस गठबंधन का जो संयोजक था उसने 24 घंटा से ज्यादा हो गए अपने मतदाताओं को के प्रति आभार भी प्रकट नहीं किया। अब इसको आप किस दृष्टि से देखेंगे? चर्चा का विषय यह होना चाहिए। नहीं, उस पर भी चर्चा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है मनीष भाई। अब आज कम से कम मनीष भाई आप वो वाला काम मत करिए जो अब तक बाकी लोग कहते थे कि डिबेट का टॉपिक भी वही लोग तय करेंगे। इतनी स्वतंत्रता हम लोग को दीजिए आप लोग। नहीं, उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। मैंने सवाल भी पूछा और बड़ी खबर भी बताने वाला हूं, उस पर न्योरा जी से जवाब लूंगा। भाई महागठबंधन के नेता कहां हैं, और नेताओं के बीच में जो इतनी आपाधापी रहती कि सोशल मीडिया पर उनकी टीम जल्दी से जल्दी पोस्ट करे, आप सच वो लोग कहां चले गए अचानक से? ये वाकई चर्चा का विषय है। हाँ, जो मूल मुद्दा है उस मुद्दे पर भी हम बैठे हुए हैं कि हाँ नीतीश का नेतृत्व सबको स्वीकार है, और अच्छी बात है कि आप लोग कम से कम मान रहे हैं कि हाँ दोनों घटक दल, दोनों सहयोगी दल एक साथ इस चीज को चुनते हैं। हो सकता है कुछ अंदर खाने चर्चाएं भी चलती हो तो शीर्ष नेतृत्व उसको तय करेगा, वो मानेंगे नहीं मानेंगे ये भी हम देखेंगे, और अगर देखेंगे तो चर्चा भी करेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद न्योरा साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। इंडिया गठबंधन के नेता निशांत से बात करें, वो ये सुझाव दे रहे हैं। निशांत को अपने साथ आने के लिए कहें। अब कौन है निशांत बताने की जरूरत है नहीं, नीतीश के बेटे निशांत से बात करनी चाहिए, पप्पू यादव कहते सुनाई दिए। लंबे समय तक नीतीश को बीजेपी ले नहीं जा पाएगी, ये आशंका भी उन्होंने जाहिर कर दी है। न्योरा साहब, आपको इस पर मैं बोलूं कुछ कहने के लिए, उसके पहले मैं चाहूंगा जरा सुन लेते हैं कि पप्पू यादव का सुझाव बड़ा दिलचस्प आया है, कितना भाएगा आपको वो आप बताइएगा। वक्त है, आज भले ही भाजपा हो सकता है नीतीश जी को सीएम बना दे, मैं बिल्कुल आगाह कर देना चाहता हूं, भाजपा विश्वसनीय पार्टी नहीं है।
भाजपा किसी भी परिस्थिति में लंबे समय तक नीतीश जी को नहीं ले जा पाएगी। आज वक्त है कि एक व्यवहार कुशल और वैचारिक नेतृत्व जो निशांत के रूप में उभरा है, यदि इंडिया गठबंधन को चाहिए उन्हें ऑफर करें। आज नेहरा साहब जल्दी से कमेंट भाई देखिए, पप्पू यादव को आप कितनी गंभीरता से कह रहे हैं कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो स्पष्ट कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को बहुत गंभीरता से आप लीजिए, बहुत लंबे समय तक आपको ले जाने वाली नहीं है या फिर नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने वाली नहीं है, इसलिए महागठबंधन को सुझाव भी दे रहे हैं कि आप लोग बात करिए निशांत से। अतुल जी विचित्र हालत है, यानी जो पराजित लोग हैं अपनी चिंता नहीं कर रहे हैं और एनडीए की चिंता कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी की चिंता कर रहे हैं, तो ये इसको क्या कहिएगा, बात समझ में नहीं आती है। अरे पप्पू यादव जी तो ऐसे आदमी है जिनको नोटिस ही नहीं लेता है, न तेजस्वी लेता है और न कांग्रेस लेता है, वरना दो बार सार्वजनिक रूप से इनको बेइज्जत नहीं किया होता। तो पप्पू यादव ऐसे लोगों का कोई हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं, बात करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इनके कहने से बिहार में राजनीति नहीं चलती है। और क्या ये बोलेंगे कि बीजेपी धोखा देगा, फिर मैं वही बात कहूंगा कि इतने वर्षों से हमारा बीजेपी के साथ गठबंधन है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि बीजेपी ने कभी धोखा नहीं दिया और आगे भी भविष्य में भी बीजेपी मुझको लगता है कि धोखा नहीं देगा। हमने कहा शुरू में कि ठीक है वैचारिक सैद्धांतिक मतभेद हम लोग है, लेकिन विकास के मामले में हम लोगों को सहमति आपस में है। दोनों का उद्देश्य बिहार कैसे विकसित हो यह करना है। तो जो मुख्य मुद्दा है बिहार को आगे ले जाना, बिहार को विकसित कराना, बिहार से बेरोजगारी समाप्त कराना, बिहार से गरीबी समाप्त कराना, बिहार से माइग्रेशन कम करना, बिहार में उद्योग लगाना, बिहार में हर वर्गों को उत्थान की काम करना, तो इन चीजों पर हम लोग को सैद्धांतिक सहमति है। तो पप्पू यादव जैसे हजारों लोग भौंकते रहे पराजित लोग, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भाई चुने हुए सांसद हैं, आप कह रहे हैं उनके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ उनकी बात को आप गंभीरता से कितना ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, तो क्यों नहीं विधानसभा में जितवा दिए सब अपने लोकसभा में, बहुत ताकतवर थे, तो पूर्णिया के लोकसभा में क्यों हार गए सारे के सारे सीट, हम लोग नहीं जानते। ठीक बात है। डॉक्टर राजकुमार राजन भी हमारे साथ हैं आरजेडी की तरफ से और प्रदीप तिवारी जी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट भी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका भी। राजकुमार जी जल्दी से एक टिप्पणी, भाई नीतीश जी सीएम रहेंगे नहीं रहेंगे इसकी चिंता महागठबंधन क्यों कर रहा, वो लोग ही चिंता नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि वही हैं और वही रहेंगे सीएम। डॉक्टर राजकुमार सर अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। आ रही है आवाज? हाँ बोलिए। मैं तो बधाई देता हूं एनडीए को, हमारे जेडीयू और बीजेपी के साथी यहाँ प्रवक्ता बैठे हुए हैं, जनाधार आपके पक्ष में आया और बिहार के जो आपने वायदे किए हैं कि 1 करोड़ नौकरी आप देंगे, जनता की हम आवाज हैं, हम विपक्ष में रहेंगे और जो मुद्दे बिहार की जनता का है वो उठाते रहेंगे और वह जनभावना जो बिहार की जनता का है उसे रूबरू सत्ता पक्ष को कराते रहेंगे और उसके लिए जो भी होगा हम उन सरोकारों से जुड़े रहेंगे और बिहार की जनता की समस्याओं के ऊपर हमारा पूरा फोकस रहेगा और हम लगातार उन मुद्दों को उठाकर सत्ता पक्ष को मजबूर करेंगे कि जनता से जो आपने वायदे किए हैं उन वायदों को पूरा करें। दूसरी बात, अब नीतीश जी बनेंगे नहीं बनेंगे उनकी आंतरिक मामला है, लेकिन हाँ ये तो सरोकार है कि अगर मुख्यमंत्री जी माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है तो ये तो आम जनता का जो मैंडेट है उसमें आम जनता चाहते हैं कि नीतीश जी ही बने।
उसके लिए सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, और सामूहिक रूप से कोई भी जो विपक्ष में पार्टी है उसका कोई सरोकार उससे नहीं है। उनका तो अपना आंतरिक मामला है, जिनको वो चाहे उनको बनाए। हाँ, लेकिन ये चीज तो दिखाई देता है कि नीतीश जी का नाम की घोषणा उन्होंने नहीं की थी, और उसमें कुछ उनकी रणनीति रही होगी, और रणनीति बिहार की जनता देख भी रही है, समझ रही है वो क्या करने जा रहे हैं। क्या नीतीश जी को बनाएंगे या विधायक दल का नेता किसी और को चयन कर लेता है, ये सब उनका आंतरिक मामला है, और वो बेहतर तरीके से उनके प्रवक्ता बता सकते हैं वो क्या करने जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ये उनका आंतरिक मामला है, लेकिन आप लोगों को देखिए पप्पू यादव ने सुझाव दिया है। दूसरी बात ये कि मनीष भाई हमारे साथ हैं बीजेपी की तरफ से, वो कह रहे हैं कि महागठबंधन के नेता कहां हैं जिनको आपने चेहरा बनाया था। भाई कम से कम जनता के सामने आके, जनता के बीच में आकर कुछ तो कह देते। विपक्ष में आप लोग हैं, लेकिन किस आंकड़े के साथ है जरा ये भी देख लीजिए। तो शायद इस पर सवाल उठ रहा कि आप लोगों को बड़ी चिंता है कि उनके यहां सीएम कौन बनेगा, डिप्टी सीएम कौन बनेगा, लेकिन अपनी चिंता से आप लोग बिल्कुल गायब हो चुके हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं, उनको लग रहा होगा। हम समीक्षा कर रहे हैं, अभी बैठक कर रहे हैं, उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि हमारी रणनीति क्या होगी, चुनाव के संदर्भ में हम क्यों इस तरह से मैंडेट जनता ने दिया है, या हम यूं कह लें कि जनता के बीच हम जिन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़े थे, जो 20 साल की इनकी असफलताएं थी, 11 साल की डबल इंजन की सरकार, बिहार सबसे भारत का सबसे गरीब राज्य क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, प्रति व्यक्ति आय क्यों है, 73% भूभाग में बाढ़ क्यों आती है, प्रति व्यक्ति आय किसानों की क्यों कम है, शिक्षा का ड्रॉप आउट क्यों है, जिन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ने लेकिन आज नहीं आप लोगों को लगता होगा कि अगर आप ये भी कहें आज के दौर में, चलिए आप मान रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई उनके यहाँ का आंतरिक मामला, ठीक है आप मुद्दे गिना रहे हैं, इस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ चुके हैं, जनता उसका जवाब दे चुकी है, उन्होंने अपने चुन लिया है कि किसको सरकार में बिठाना है। लेकिन जिस नीतीश को लेकर आप लोगों ने इतने गंभीरतम आरोप लगाए कि वो स्वस्थ नहीं है, वो मानसिक तौर पर अस्वस्थ है, महागठबंधन ने, आपके नेता ने बहुत खुलकर बोला, ऐसा नहीं है कि मैं कोई किसी और की बात कर रहा हूं, तेजस्वी ने स्पष्ट प्रहार किया। आप लोगों ने आखिरी में आते आते थोड़ा सा संवेदनाएं भी उनके लिए जाहिर करनी शुरू कर दी कि नहीं, उनको बीजेपी ने कठपुतली बना दिया है। ये आप लोगों के लिए भारी पड़ गया क्या कि नीतीश के चेहरे को आप समझ नहीं पाए, उनके सुशासन को आप समझ नहीं पाए, उन पर अभी भी लोगों को, बिहार की जनता को कितना भरोसा है, महिलाओं को खासतौर से, ये दांव उल्टा पड़ गया? नहीं, देखिए ये किसी के कहने से जनता मान ली ऐसी बात नहीं है। अब देखिए तमाम सेंट्रल मीडिया और जो सोशल मीडिया है, तमाम मीडिया पर जो उन्होंने विधानसभा में बोला, उसके मीम्स बना बना के लोगों ने शेयर किया, पूरे मजाक उड़ाया गया, जगह जगह उसको अलग अलग तरह से तौर तरीका चलाया गया। जनमन अधिनायक जो चल रहा था अपने राष्ट्रगान, तो उस संदर्भ में उन्होंने जो एक गमला किसी के माथे पर रख दिया था, तो ये किसी के कहने से नहीं हुआ, वो सोशल मीडिया पर वो चीजें वायरल हो गई तो लोगों ने उसकी चर्चाएं की, और सोशल मीडिया पर कुछ भी वायरल होगा आप लोग बिना सोचे उन पर व्यक्तिगत आरोप लगा देंगे, ये तो रणनीति होती है, बड़े नेता हैं। कुछ भी नहीं था, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं और वह उनके द्वारा किया गया था, तो उस पर सब लोग चर्चा, बिहार में जगह जगह ठीक है। डॉक्टर राजकुमार मैं आपको रोक रहा हूं। प्रवीण जी मैं आपके पास आऊं उसके पहले मैं चाहूंगा, हमारे साथ सासाराम से कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर, और साथ में सवाल भी कि भाई बिहार में आपने क्या कर दिया और क्या करा दिया। आपके नेता आए, उन्होंने डुबकी भी लगाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहां डूबी? देखिए एक कहावत है कि संघर्ष एक चुनौती है, उसे आप स्वीकार करें, क्या बाकी रह गए देखें और सुधार करें, बिन कुछ किए जय जयकार नहीं होता, और संघर्ष करने वालों का कभी हार नहीं होता। आप जिसकी आज ये कह रहे हैं, जिसका आज आप बहुत, मैं देख रहा हूं मीडिया में बहुत जश्न मन रहा है, मीडिया में भी बहुत जश्न मन रहा है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, हम संघर्षों के आदी हैं, हम संघर्ष से कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं मेरे मित्र, और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बिहार की धरती पर जिस प्रकार से बिहार के लोगों का ये हार में भी जनता का जीत दिखाई दे रहा है, आपको मैं दिखाऊंगा। आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से बिहार का चुनाव में क्या क्या किया गया। अगर आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये सवाल आज 6 महीना से हम लोग SIR के ऊपर में सवाल उठा रहे थे। 6 महीना से हम लोग अलग अलग, हमारे नेता आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी अलग अलग मतलब ये बातों को पूछ रहे थे
चुनाव आयोग से, लेकिन चुनाव आयोग जवाब नहीं दे करके आप मेरे इस मोबाइल को और जूम करिए, जूम करके और इसको सुनाइए पूरे देश को। सुनाइए, आप ही सुनाइए, सुन रही है, यही आरोप है, यही आरोप है। और वर्तमान जो विधायक था किस प्रकार से सेटिंग किया चुनाव में, ये हमने पूरा ये वीडियो वायरल हुआ पूरा देश में, लेकिन इसको मीडिया कहां दिखाया? चुनाव आयोग लड़ाई किससे? आपकी लड़ाई बीजेपी से, जदयू से या मीडिया से? इसके ऊपर में एक्शन क्यों नहीं हुआ? किससे लड़ाई है आपकी? मीडिया से लड़ाई है, चुनाव आयोग से लड़ाई है, ज्ञानेश कुमार से लड़ाई है, बिहार में आप जाकर पार्टी से लड़ रहे थे, किसी नेता से लड़ रहे थे, कोई तय किया आप लोगों ने? मेरे बातों को सुन लिया जाए अतुल जी। बोलिए बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूं कि यदि चुनाव में गड़बड़ी होगा तो हम किससे सवाल पूछें? ड्यूरिंग द इलेक्शन यदि जो गड़बड़ी हुआ तो हम सवाल किससे पूछें अतुल जी? आपसे पूछेंगे, जवाब आपके पास में है कि हम चुनाव आयोग से ही पूछेंगे? तो जब हमें सवालों का जवाब नहीं मिलता है, आपने देखा होगा मेरे ही कंस्टिट्यूएंसी सासाराम में वीडियो वायरल हुआ, हजारों लाखों लोग रोड पे उतरे, एक ट्रक ईवीएम लोगों ने अंदर उतार ले गया, एक ट्रक ईवीएम। अच्छा एक बात बताइए मनोज जी, 6 सीटें आप लोग कैसे जीते? अतुल जी जरा मनोज जी का आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, सब आ रहा हूं। हाँ मनोज जी को पूरा कर आपसे ये सीधा आपके माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बता दीजिए कि अगर चुनाव में गड़बड़ी हो, चुनाव में दिक्कत हो, तो हम कहां सवाल पूछें? अगर हमें जवाब नहीं मिलेगा तो हम असंतुष्ट होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, होना भी चाहिए असंतुष्ट। जवाब ना हमें जवाब हमें सवाल ही पूछेंगे, हम जवाब नहीं लेंगे। आयोग से हमें भाई न्योरा साहब जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कोई जवाब नहीं दे रहा, मीडिया भी जवाब नहीं देता है, मीडिया दिखाता भी नहीं है, बाकी लोग तो नहीं दिखा रहे हैं और चुनाव आयोग भी जवाब नहीं दे रहा। न्योरा साहब अतुल जी, मैं माननीय सांसद है, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मीडिया में दिखाने से कोई कार्रवाई हो जाए, मुझको नहीं लगता है कि देश में कोई ऐसा नियम है। यदि निर्वाची पदाधिकारी ने कोई गड़बड़ी की है तो क्या आपने रिटर्न दिया? अगर आयोग नहीं माना तो उसके भी रास्ते खुले हैं। नैरेटिव करने से देश में की जनता और बिहार की जनता समझती है कि ये कांग्रेस वाले और आरजेडी वाले बिहार में नैरेटिव करते हैं। राहुल गांधी से मांगा गया, क्या एफिडेविट हमको दीजिए, कमीशन ने मांगा, क्यों नहीं दिया? पूरे देश और दुनिया को ये बता दिया कि हिंदुस्तान का जो संवैधानिक संस्था है किस तरह कमजोर है, किस तरह डिफेंड किया। तो दुनिया में दिखाना चाहते हैं देश के संवैधानिक संस्थाओं को, कि दुनिया में दिखाना चाहते हैं देश के संविधान को समाप्त करने की साजिश का। तो हमको ये बात समझ में नहीं आती है कि हिंदुस्तान में प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया पर आप नहीं जाइएगा और बोलिएगा कि कुछ कार्रवाई नहीं किया। अगर कोई, हम लोग भी चुनाव लड़े हैं, लड़वाए हैं, अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई तो रिटर्न स्टेट चुनाव आयोग को देते हैं, केंद्रीय जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको देते हैं। अगर बहुत गड़बड़ी है तो न्यायालय जाते हैं। तो ये कांग्रेस नहीं कर सकता है भाई, एसआईआर के खिलाफ न्यायालय में। एक छोटा सा मैं जवाब जरा प्रदीप जी से ले लेता हूं, फिर मैं वापस लौट रहा हूं। मनोज जी आपके पास भी आऊंगा, उसके साथ मनीष भाई आपसे भी सवाल लूंगा। मेरा सवाल ये है प्रदीप जी, अतुल जी, हाँ अच्छा बोलिए, 10 सेकेंड दीजिए, 10 सेकेंड बोलिए 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 10 सेकेंड। हमारे माननीय जेडीयू के प्रवक्ता हैं, बड़े भाई हैं, आपको नमस्कार। सर मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जो हमने वीडियो दिखाया, आपको बताना चाहता हूं, ये सेम वीडियो मैंने भेजा था रोहतास के डीएम साहब को। डीएम महोदया ने इस पर टीम बनाया, जिस व्यक्ति ने बात किया था टीम बना, और टीम बनने के बाद में वो उसमें एसपी साहब, डीडीसी साहब का 2-3 लोगों का टीम बना, जांच कमेटी बनी। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कहां तक ये मतलब ये था कि जिस व्यक्ति के ऊपर में जांच टीम बना हुआ है उसी व्यक्ति को फिर से आरओ बनाया गया और स्ट्रांग रूम में, और स्ट्रांग रूम में उसी को दिया गया, और उसी व्यक्ति ने एक ट्रक ईवीएम लेके गया। जब उसके ऊपर में जांच, मैं ऑन द कैमरा बोल रहा हूं, हो सकता है रोहतास के डीएम भी सुन रहे हो, तो उन्होंने टीम बनाई थी।
महोदय, डीएम मैडम ने टीम बनाया था, तो जिस व्यक्ति के ऊपर जांच चल रहा है उस व्यक्ति को कैसे आप स्ट्रांग रूम का जिम्मा दे रहे हैं, और वही व्यक्ति फिर से दूसरा गलती कर रहा है, एक ट्रक ईवीएम लेके जा रहा है और स्ट्रांग रूम में। क्यों हुआ ऐसा? इसका जवाब सर आप बताएं। आप सही है, आप देशभक्त हैं सर, हम भी देशभक्त हैं। ठीक है, इसका जवाब देना चाहेंगे नियोरा साहब? बहुत जल्दी जरा छोटा सा जवाब दीजिए, उसके बाद मैं प्रवीण जी आपके पास आता हूं। हम भी चाहते हैं हमारा देश आगे बढ़े, हमारा देश का बदनामी हम भी नहीं चाहते, हम सदन का भाग है। जवाब ले लेते हैं। गलती होता है, ये जो जांच टीम बना उसका जवाब, उसके ऊपर में एक्शन क्यों नहीं हुआ? बताइए भाई नियोरा साहब, जवाब देंगे? सुन लिया भाई मनोज जी, 10 सेकंड आपने कहा था सर, प्लीज हाँ जवाब लीजिए ना, सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होगा, जवाब भी तो लीजिए ना। फिर उसी व्यक्ति को नियोरा साहब बोलेंगे आप, दिया गया, फिर उस व्यक्ति के द्वारा एक ट्रक ईवीएम क्यों लाया गया अंदर में? तो मनोज भाई फिर कहना चाहता हूँ, अरे आप तो पुराने साथी रहे हैं, इतना काहे एग्रेसिव है? नहीं, मैं एग्रेसिव नहीं हूँ सर, मैं सवाल पूछ रहा हूँ सर। और आपने एक सवाल सर आपने एक सवाल कहा कि मीडिया में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आपको पता होना चाहिए सर कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है सर। नहीं पता है सर, अब नई बात नहीं बता रहे हैं, ये भी पता है कि आपके समय में कई बड़े मीडिया, मैं तो यहाँ पर ये भी बात बड़े खुलकर कह रहा हूँ कि आपके समय में कई मीडिया वाले ही बहुत कुछ तय भी करते थे, लेकिन उस समय से बाहर निकलिए ना। ये तो फिर जिस चुनाव आयोग को लेकर आप इतने सवाल खड़े कर रहे हैं, फिर मैं आपकी याद दिलाऊंगा कि चुनाव आयोग की नियुक्ति किसके कलम से होती थी, तो वो भी आपका दौर था। वो सारी बातें अभी छोड़िए भाई, मीडिया वाले और मीडिया वालों पर बहस नहीं कर रहा अभी मैं। मीडिया वाले आपके बड़े करीबी रहे हैं सर, उनकी भी वेदना है। बहुत सारे बड़े चेहरों की जो मीडिया में रहे हैं उनकी अपनी परेशानी है, वो भी परेशानी। सर सिर्फ सवाल ही पूछेंगे, कोई जवाब भी लेंगे? आप सिर्फ सवालों की फहरिस्त लेकर आए हैं, आपके नेता भी यही करते हैं, आप भी वही कर रहे हैं। सवाल आप पूछे, जवाब आप लेना, फिर ऐसे कैसे चलेगा सर? बाकी लोग भी बैठे हैं ना, वो भी कुछ सवाल पूछ ले, कुछ जवाब दे ले, कि सिर्फ आप ही बोलेंगे? बहरहाल नियोरा साहब मैं रोक रहा हूं आपको। प्रदीप जी एक काउंटर में आपसे चाहूंगा भाई, कांग्रेस पार्टी के हाल के लिए मीडिया दोषी हो गया, बिहार के अंदर जो परिणाम आए हैं महागठबंधन के उसके लिए मीडिया दोषी हो गया, नीतीश बनेंगे कि नहीं बनेंगे सीएम महागठबंधन इसकी चिंता कर रहा है, लेकिन इनके नेताओं की चिंता क्या है, उस चिंता को कैसे हम समझे और इनकी आपत्तियों को कैसे समझे? प्रदीप जी। अतुल जी, आप देखिए तो जब पर भी विपक्ष को ऐसा महसूस होता है कि हम हारने की स्थिति में है या हमारी सीटें कम हो गई हैं, तो वो कहीं नहीं कि परोक्ष रूप से मीडिया को ही दोषी ले लेता है। मीडिया ने ये नहीं दिखाया, मीडिया ने हमारी पोजीशन ठीक नहीं की, मीडिया ने कांग्रेस को कभी नहीं दिखाया, मीडिया ने समाजवादी पार्टी को। तो ये जो गाना गाने का वो है, ये इसको खत्म करना चाहिए विपक्ष को। ठीक बात। विपक्ष को वास्तव में अपनी टीम खड़ी करने की आवश्यकता है। विपक्ष को जो वास्तविक कार्य करता है उसको पहचानने की जरूरत है। आप जब टिकट वितरण करते हो तो अपने उन चहेते लोगों को टिकट वितरित कर देते हो जो कभी जीवन में गए ही नहीं विधानसभा क्षेत्र में, जो वहां कार्यकर्ता मजबूती से लड़ता है उसको टिकट काट देते हो। तो जो ये तंत्र बना हुआ है टिकट देने का, इसको खत्म करना पड़ेगा, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे दूसरे कोई अन्य दल हो। बीजेपी परख करके अभी आप देखें जितने भी टिकट वितरण किए गए हैं उसमें बीजेपी ने बड़े तरीके से 4, 5, 6 बार आपने सर्वे कराए, उसके आधार पर लोगों को समझा और उन क्षेत्रों में उन लोगों को टिकट दिया जो वास्तविक जीतने वाले थे। और ज्यादातर बीजेपी के जो खाती कार्यकर्ता थे उनको टिकट दिया गया, चाहे वो जेडीयू के हो चाहे बीजेपी को हो, और उन्होंने जीत भी दर्ज कराई। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को या अन्य जो दल है और राष्ट्रीय जनता दल को इनको ये समझना पड़ेगा कि हम मजबूती से कैसे खड़े हो पाएंगे जब तक मेरे कार्यकर्ता बातचीत से अच्छे से काम नहीं करेंगे, हम उनको नहीं करेंगे। मीडिया को दोषी ठहराना ये बिल्कुल गलत बात है। और मीडिया दोषी कैसे हो सकती है? मीडिया तो हमेशा राहुल गांधी की बातों को भी उठाती है, दिखाती है। मीडिया विपक्ष के बातों को भी हमेशा उठाती है, समाचार चैनलों पे भी, अखबारों में भी। तो हम दोषी कैसे हो सकते हैं? खाली मीडिया के ऊपर ठीकरा फोड़ देने से विपक्ष मजबूत नहीं हो जाएगा जी। अब ये उनको खुद को तय करना है। आज उनको लग रहा है मीडिया वाले भी जश्न मना रहे हैं। जश्न क्या होता है? अगर खबरों पर चर्चा करें तो उसे जश्न मनाना कहा जाता है। फिर आपके दौर में तो बहुत सारे मीडिया, मैं तो खुलकर कहता हूं, मीडिया में रहते हुए कह रहा हूं कि शायद वो मीडिया वाले इनको ज्यादा याद आते होंगे जिनके साथ मिलकर ये लोग बहुत कुछ तय करते थे। आज उनके सामने भी बड़ी चुनौती है। और बहुत सारे देखिए कल से लेकर अब तक के परिणाम में
हार्डकोर ऐसे मीडिया कर्मी जो कि बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, वो लोग अपनी बातें लिख रहे हैं कि बीजेपी या एनडीए कैसे चुनाव लड़ते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी भी आलोचना हो रही है, कह रहे हैं कि आप संघ के मिल गए हैं, आप एनडीए से मिल गए हैं, वो बहुत सारी बातें। बहरहाल एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करो, उसके बाद मैं लौटूंगा आपके पास। एक बड़ा बयान इस बीच में आया है, तमाम रायशुमारियों के बीच ही सरकार का गठन होगा, ये बयान आ रहा है, क्योंकि अब सीएम कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा, ये सारी चीजें चर्चा में चल रही है। लेकिन बीजेपी के जो बिहार अध्यक्ष हैं, उनका यह कहना है कि सबकी रायशुमारी से ही सरकार गठन का फैसला होता है, सरकार गठन की कोई जल्दबाजी नहीं है। दिलीप जायसवाल सभी जीते हुए उम्मीदवार को बुलाकर उनसे बातचीत की बात कर रहे हैं कि सबसे वार्ता होगी, सबसे बात करने के बाद, उनके विचार सुनने के बाद तय होगा कि आखिर नेता कौन होगा। आएंगे उसके बाद फिर प्रक्रिया शुरू होगा और समय अभी हमारे पास काफी है, इसीलिए कोई जल्दीबाजी नहीं है। जनता ने मैंडेट दे दिया है, इसलिए कोई जल्दीबाजी नहीं है, जल्द ही सब कुछ हो जाएगा। फिर तब सभी लोग यहाँ आएंगे, उसके बाद फिर प्रक्रिया शुरू होगा और समय अभी हमारे पास काफी है, इसीलिए कोई जल्दीबाजी नहीं है। जनता ने मैंडेट इस पे जवाब चाहूंगा। देखिए, यही सब कुछ बयान है ना जिसको लेकर लोग थोड़ी सी कयासबाजी कर ले रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं सीएम ही चेहरा है, दूसरी तरफ आपके बीजेपी बिहार अध्यक्ष कह रहे हैं कि सबको बुलाकर बात करेंगे और फिर नेता अपना तय करेंगे। भाई, जब नेता तय है तो अब क्या तय करेंगे? अतुल जी देखिए, समस्या तो यही खड़ी होती है। जो भी इनका अपना अंतर्विरोध है, उसमें नीतीश जी इंतजार करते रहे कि उनके नाम की घोषणाएं होगी। पूरा जेडीयू, आप देखिए कि एक्स पर जो ट्विटर हैंडल से जिस दिन चुनाव के परिणाम आ रहे थे, एक्स पर लिखा गया कि बिहार के मुख्यमंत्री 25 से 30 नीतीश कुमार, और जैसे रिजल्ट आना शुरू हुआ तुरंत वहां से मुझे लगता है कि आधे एक घंटे में उसको हटा लिया गया तुरंत। ये इससे तो जाहिर होता है कि एक्स पर जवाब लेता हूँ, राजकुमार जी इसका जवाब लेता हूँ। मनीष जी, मेरा सवाल सुन लिया आपने कि नहीं सुन लिया? अतुल जी एक सवाल और। देखिए, बिहार के चुनाव मुद्दे बनाम रेवड़ी के साथ तुलनात्मक रूप से हुआ, और मैं समझता हूँ कि मुद्दे गौन हो गए और रेवड़ी जो 1.5 करोड़। अब सर, रेवड़ी आपको लगने लगी। अभी आप जब 2 करोड़ बांट रहे थे तो रेवड़ी नहीं थी, यही तो होता है ना। आप हार गए हैं तो उसको रेवड़ी कह रहे हैं। आप अपने समय में कह रहे थे वादे हैं, वादे पूरा हो गए, अपना अपना आकलन होता है। बहरहाल मनीष भाई, अपनी मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? मनीष पांडे, सरकारी खजानों से मनीष पांडे, मेरी आवाज आ रही है सर? खरीदने के बराबर है। हाँ, ठीक है सर, सुन लिया। राजकुमार जी सुन लिया, आचार संहिता राजकुमार जी सुन लिया। भाई एक सेकंड, मनीष जी मेरी आवाज आ रही है आपकी नहीं आ रही है? आचार संहिता का उल्लंघन कैसे हुआ? आपकी आवाज आ रही है? देखिए, आप चुनाव एक मिनट राजकुमार जी, भाई सुनिए भाई, ऐसे बीच में आप पैसा नहीं कर रहे हैं, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। आरजेडी इसीलिए 2224 पर आ गया। नहीं, ये तो आपका रिजल्ट, आप जो चुनाव जीत गए तो रेवड़ी बांट के चुनाव जीत गए, तो अब ये इसका रेवड़ी तो आप भी बांट रहे थे ना, आप नहीं जीते, फिर यही जवाब होगा। आप जरा मेरे सवाल का जवाब हो जाने दीजिए। राजकुमार जी, डॉक्टर राजकुमार भाई, ऐसे नहीं सर, प्लीज। आचार संहिता डॉक्टर राजकुमार जी, अब हो गया सर, वो आचार संहिता के बीच में क्या होना था नहीं होना था, आप लोगों ने सारे आरोप प्रत्यारोप लगा लिए सर, अब परिणाम आ गए। मनीष जी भाई, दिलीप जायसवाल जो कह रहे हैं, मेरा सवाल उस पर है। ऐसे ही बयानों से चर्चा हो रही है कि भाई नीतीश जी के साथ कुछ आप लोग और तो नहीं सोचने वाले हैं, करने वाले हैं कि उन्हीं का नेतृत्व होगा, या अभी भी बात कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए, मुझे दुख इस बात का है कि देखिए, संजय राउत ने आज अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि 10,000 में लोकतंत्र बिकता है, ये बिहार में दिखता है। जरा राजन जी बोलेंगे, ये बिहारियों का अपमान है या नहीं है? और राजन जी यहाँ बैठकर उन मतदाताओं को के ऊपर अपनी मुहर लगा रहे हैं उस शब्दों का जो संजय राउत ने कहा है। क्या 10,000 रुपए में यहाँ वोट खरीदे गए हैं? अब बिहार के मतदाताओं को आप क्या साबित करना चाह रहे हैं या राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर? आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मनीष जी, इस तरह की जुबान जो है यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं मनीष जी, मैं तो वही कह रहा हूँ जो आप लोगों ने किया। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सीधा देखिए, महिला सशक्तिकरण करना चाहिए। महिला को
मनीष जी, महिला को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, लेकिन कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि चुनाव के बीच में आपको करना पड़ा? चुनाव के ठीक पहले आप आत्मनिर्भर बनाते, पहले सशक्तिकरण करने के लिए नियम बनाते, कानून बनाते, आत्मनिर्भर बनाते, स्वावलंबन बनाते। लेकिन मनीष जी, चुनाव के ठीक पहले यह निर्णय लेना कि 10-10 हजार रुपया देंगे और चुनाव के बीच में पैसा रिलीज कर देना, ये तो संदेह पैदा करता है ना। जाइए सुप्रीम कोर्ट जाइए। हर चीज का न्यायालय जाके ही उसका समाधान हो, तो फिर कार्यपालिका किस लिए है? नहीं चलेगा ना। नहीं, कार्यपालिका किस लिए है? आप जो है ये तो नैतिकता और एथिक्स का भी सवाल है। मत कीजिए डिबेट में, आप सुनिए पहले मैं क्या कह रहा हूं। देखिए, संजय राउत ने 10,000 में बिहार के मतदाताओं को जो गाली दी है, सबसे पहले तो वह बहुत शर्मनाक है और मुझे लगता है कि इंडी गठबंधन के प्रतिनिधि के रूप में राजन जी को माफी मांगना चाहिए। नहीं, मैं जो उनका व्यक्तिगत अपना मामला होगा, उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने वो मैं अपने अच्छा ठीक है, एक मिनट मनीष पांडे भाई, उन्होंने क्या कहा है उस पर आप माफी मंगवाते रहे, जवाब लेते रहिए। मेरा सवाल सीधा है। डॉक्टर राजकुमार जी, एक मिनट। डॉक्टर राजकुमार एक मिनट भाई, मेरा सवाल मनीष पांडे सीधा है। दिलीप जायसवाल के बयान पर आप क्या कहेंगे? जो बात जायसवाल साहब कह रहे हैं उसका जवाब है, इस पर आइए, चर्चा में आइए। जायसवाल साहब कह रहे हैं कि अपने नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। भाई, नीतीश का नेतृत्व है, इसमें बातचीत क्या करना है? आवाज आ रही है? मनीष पांडे, आवाज आ रही है? मेरा सवाल सुन लिया आपने? बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा हूं कि देखिए, जनता ने अपना मत दे दिया है पूरी तरीके से। आज चिराग जी भी मिले हैं, मांझी जी मिलेंगे, उपेंद्र जी कुशवाहा जी मिलेंगे। हम पांचों पांडव जो बैठेंगे और बैठकर जो तय होगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे। यह तो लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, लोकतंत्र की यही परंपरा है। सारे दल के विधायक जो जीते हैं वो अपना नेता चुनेंगे। ठीक बात है, मैं समझ गया। आप कह रहे हैं मुलाकातें होती रहती है, चुनाव में जीतने के बाद सभी को अधिकार है, अलग अलग पार्टियों के नेता भी उनसे मिलने जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए नेता नीतीश ही है। भाई मनोज जी, मेरा सवाल यह है कि हमारे साथ कई लोग जुड़े चर्चा में, थोड़ी देर पहले पप्पू यादव भी जुड़े, उन्होंने कहा कि महागठबंधन से कई गलतियां हुई हैं। आप लोग अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस की कोई गलती नहीं है। अगर घटनाएं हो रही हैं तो उसके लिए आप शिकायत करने के लिए पहले भी गए थे, आगे भी आपके पास मौका है, आप शिकायत करिए। न्योरा साहब कह रहे हैं कि एक कोई घटना को लेकर आप पूरे सवाल खड़े कर रहे हैं चुनाव पर, और उसी चुनाव में आप शामिल थे। वहां अगर आप 5-6 जीतते हैं तो कहते हैं कि नहीं हम जीते हैं, बाकी सब नहीं जीते तो कहते हैं कि वहां पर चुनाव सही नहीं हुआ। देखिए अतुल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे नेता ने हमें सिखाया है, अगर गलती है तो उसको हम 1 मिनट भी नहीं लगता है, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। और गलती को स्वीकार करने में बहुत बड़ा मनहानि नहीं है, बहुत बड़ा प्रतिष्ठा नहीं चला जाता है। लेकिन यदि हमारे साथ अन्याय हो, आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि बिहार में ठीक है हम चुनाव हार गए, हमारे नेता ने भी, आपने देखा, आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी ने भी लेटर लिख करके, सुन लीजिए गरीबों को अपमान मत करिए जननायक के। एनपी भैया सुन, अरे सुन लीजिए, मेरा बात सुन लीजिए, मत करिए। मेरा अपना वो, मैं स्वतंत्र हूं ना भारत देश में? नहीं, मैं स्वतंत्र हूं कि गुलाम हूं आपका? मैं स्वतंत्र हूं कि नहीं? ये मैं कह रहा हूं कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को हम जननायक कहते हैं। ये मैं स्वतंत्र हूं कि नहीं हूं? मुझे ये बात कहने का आजादी है कि नहीं? आप नहीं कहिए। आपका ही है, लेकिन मैं सलाह दूंगा आपको। नहीं, आपका सलाह है, आपको स्वागत, आपका सलाह है, आपको मुबारक सर। आप अपना सलाह अपने पास रखिए सर, मुबारक आपको। लेकिन आप मुझे बता दीजिए, एमपी साहब, आप मुझे बता दीजिए, आप अपने कमरे में बंद होकर कहिए, माननीय सांसद महोदय, आप राहुल गांधी को जननायक कहिए, लोकनायक कहिए, बापू कहिए, हमें कोई एतराज नहीं है। आपको बंद करके कहिए, आप पैनल पर बैठ के जननायक नहीं कर सकते। जननायक एक ही है जिसका नाम है कर्पूरी ठाकुर, और आप कर्पूरी ठाकुर का अपना अपमान यहाँ पैनल पर बैठ के नहीं कर सकते, और इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और कर्पूरी ठाकुर भारत में पैदा नहीं होना चाहिए?
मनीष जी, जननायक एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे, दूसरा क्या जननायक और पैदा नहीं हो कर्पूरी सकता। ठाकुर, क्या कर्पूरी ठाकुर जी का और दर्शन नहीं था कि हजारों यहाँ कर्पूरी ठाकुर? क्या राहुल गांधी ने बिहार में राहुल बिहार में गांधी कर्पूरी जननायक ठाकुर नहीं जी हो का क्या सकते। दर्शन नहीं था? क्या विजन नहीं था कि राहुल और लीडर पैदा हो गांधी को बिहार में? आप जो दूसरा तीसरा उपाधि दे दीजिए, लेकिन मैं क्या जननायक बोल को रहा कैसे हूं? दे दीजिएगा? मैं- यह कर्पूरी ठाकुर जी का अपमान है और पैनल पर बैठ के मैं इस अपमान को कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। यह बात ध्यान में रखिएगा। जननायक एक थे, लोकनायक एक थे, बापू एक ही हुए, हर कोई कैसे हो जाएगा? मैं आपको बता रहा हूँ। तमाशा अच्छा बना ये रखे बताइए हैं। मनीष जी, ये बताइए भारत देश में भारत रत्न पुरस्कार कितने लोगों को मिला है? भारत रत्न आपको एक मालूम उपाधि है? है। नहीं, आपको भारत रत्न एक उपाधि मिला है। भारत रत्न एक पुरस्कार है, लेकिन जननायक एक ही भारत व्यक्ति हुआ रत्न जिसका नाम पुरस्कार है एक कर्पूरी है, ठाकुर। लेकिन मिला दूसरा भारत रत्न जननायक नहीं पुरस्कार हो एक सकता, है, ध्यान लेकिन रखिएगा। मिला है बहुत लोगों को। ध्यान रखिएगा, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का अपमान अच्छा है। अगर ठीक आप राहुल है, गांधी एक को मिनट कहेंगे- मनीष भाई अब समय की थोड़ी पाबंदी रोक रहा हूं। मनोज जी, ऐसे कैसे मनोज जी उनकी आपत्ति है, उनकी सिर्फ इतनी आपत्ति है कि आप उनको जननायक मानते रहिए, कम से कम चैनल पर बैठ कर डिबेट भी मत मानिए, उससे बिहार के और लोगों को शायद अच्छा नहीं लगता होगा। मेरा सवाल है मनोज जी, मेरा सवाल है कि आपके जो जननायक है, क्या अभी तक वो जनता के बीच में आए? उन्होंने कहा कि भाई जो हुआ उसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि आपने कहा कि आपके नेता ने आपको बताया है कि मिनट भर न लगाओ, अगर गलती है तो उसे मानो, तो वो मानेंगे कि हाँ गलती हुई है, गलत मुद्दा छू लिया उन्होंने। मैं आपको नहीं, मेरा सवाल क्या था, आप कुछ देर पहले अतुल जी सुने होंगे एनपी भाई को, एनपी भैया ने, एनपी यादव जी ने एक बात कहा कि ये सब प्रश्न है जो मीडिया के बस का चीज नहीं है। तो मैंने उसी चीज को कहा कि नहीं, अगर मीडिया चाहे तो इसको भारत देश में अपने चैनल पर दिखा करके और चुनाव आयोग को ये सूचना दे सकती है। और आप लोग क्या कहने लगे कि आप तो मीडिया के विरुद्ध हैं। अरे मैं तो कहा कि लोकतंत्र का प्रमुख भाग है मीडिया, लेकिन आप लोग मेरे ऊपर सवाल खड़ा कर। नहीं सर, आप पे सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, हम तो चर्चा कर रहे थे। आपके बड़े भैया देखिए नेहोरा यादव जी भी आपको सुझाव दे रहे थे, आप सवाल नहीं खड़े कर रहे थे। प्रदीप जी माफी चाहूंगा सर, समय की थोड़ी पाबंदी है। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, नेहोरा जी आपका, मनीष भाई आपका और राजकुमार जी आपका भी, प्रदीप जी आपका भी। तो मौजूदा दौर में एक बार फिर से देखिए, महागठबंधन की गलतियों पर सवाल नहीं है, लेकिन मीडिया पर सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे तो कब तक रहेंगे, लेकिन अभी फिलहाल बीजेपी और जदयू दोनों कह रहे हैं कि ये कोई सवाल ही नहीं है, हमारे नेतृत्व के तौर पर वहीं रहेंगे। आगे के लिए भी हमने तय कर दिया है, लेकिन बहुत कुछ तय होना भी बाकी है, ये चर्चा जरूर हो रही है।